देखो बचवा, जनतंत्र का जन्म पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे राहुल गांधी अभी जनतंत्र का वो मरण बचाने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान का हत्या होने वाला है, उसी को बचाने के लिए वो रैली निकाले हैं। अभी रैली निकला है वोटर अधिकार यात्रा। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं इनके बारे में सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कौन। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ये बिहारी थे। निधन 1974 ईस्वी में। उनकी मां का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और आसपास हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकम्मा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जन संपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय के में कुलपति के पद पर रहे। नौकरी के पीछे मत भागो, ऐसा बन जाओ कि नौकरी तुम्हारा पीछे भागने लगे। तो सवाल आता है, कोट एगो आता है कि पैसा के पीछे मत भागो, कर्म ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता है? तुम लोग बताओ। होता है। आप पैसा कमाने के लिए काम करोगे तो पैसा उतना ही आएगा जितना सोच सकते हो। अगर आप भलाई करने के लिए काम करने लगोगे, आगे आप लोग 10 क्लास में चले गए, मान लीजिए 11, 12, 13, 14 के बाद में पक्का कमाओगे, लास्ट में कमाना ही पड़ेगा। 5 को बात का ध्यान दे करके अगर कोई काम शुरू कर दोगे तो बहुत सफल हो जाता है आदमी। सबसे पहला, जो भी आप वर्क चुन रहे हो, जो भी वर्क आप चुन रहे हो, क्या उसको बिना पैसा का भी कर सकते हो का? मतलब पैसा ना मिलेगा तब वो काम करते रह जाओगे? दूसरा सवाल, क्या उस वर्क को करने पर समाज का कोई भलाई हो रहा है? तीसरा काम, क्या उस वर्क को करने पर आपका नॉलेज बढ़ रहा है का? नॉलेज समझ में आता है ना? आपका बुद्धि बढ़ रहा है का? आप चौथा सवाल, पहला में बिना पैसा का अगर कर सकते हो, वर्क करने पर समाज का कोई फायदा हो रहा है का? नॉलेज बढ़ रहा है का? चौथा में आता है, क्या उस काम का कुछ भी पैसा मिल सकता है का? ज्यादा नहीं, कुछ। तो 5वां याद रखो कि ये इतना मिलेगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये चारों में सही टिक लग गया तब ये कंसेप्ट है। मतलब कि कोई ऐसा काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आप समय नहीं देख रहे हो, आप कतनो कर रहे हो संतुष्ट नहीं हो रहा है। आज इतना भी काम छूटले बा, देखो ना टाइम बीत गया, संतुष्टि नहीं मिल रहा है। क्या है? अभी भी वही काम खत्म है, ये है ये। कोई कोई आप देखोगे नौकरी ही करते हैं, उनको जाके पूछोगे कि वो टाइम देखते रहते हैं। अब समय खत्म होने वाला है, 5 मिनट 10 मिनट पहले ही बोरा बिस्तर बिछा के बैग को कस के ठीक है, बस अब घंटी बजेगा ऐजा से निकलेंगे। वो टीचर लोग, सरकारी टीचर लोग रोने लगते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हमारा कोचिंग लगा तो स्कूल लगा दिया। रोने लगता है सब, इस दिन लगा दिया, आज नहीं लगाना चाहिए था। तो ये नौकरी है, वो नौकरी केवल किस लिए कर रहा है? पैसा के लिए कर रहा है, लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा है बेचारे का। तो ये चीज है। तो आप जब भी आगे जाओ तो इसमें कोई भी फील्ड में उतरो तो नॉलेज के
साथ में। ये देखो ये क्या क्या बने, सुनो अभी। सबसे पहले नर्स किया, फिर एक बाद में पहले पहले हेडमास्टर बने, प्रधानाध्यापक, जन संपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति। और 5-6 गो पद रुके ही नहीं, चलते चले गए। यहां एगो ऐसा हाल होता है कि किसी के चपरासी में नौकरी लग जाता है, तब कहता बस हो गया हमार काम। अरे वो नील बटा सन्नाटा एगो फिल्म था, उसमें एगो सीन है कि वो मिठाई बांटता है, तो वो पूछती है कि किस चीज का मिठाई बांट रही है, बटा रहा है, तो बोला कि उसका नौकरी लगा है। बोला कोची में नौकरी लगा है, तो प्यून में। तो बोला प्यून यानी कि चपरासी में नौकरी लगने पर मिठाई कौन बांटता है। उसमें वो कोट है कि मिठाई बांट रहा है, वो नौकरी कुछ में लगा है, चपरासी में। चपरासी बनने में कौन खुशी होता है। तो वो बात है। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने बड़े समर्थ गद्यकार भी। उनकी भाषा कुछ छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। रश्मि रथी इन्होंने लिखा महाभारत के तंज पर, कर्ण के बारे में लिखा है। कर्ण में और अर्जुन में बहुत घनघोर युद्ध हुआ था, क्योंकि कौरवों के पक्ष से बस एक ही योद्धा था जो पूरे पांडवों का विनाश कर सकता था, और वो था कर्ण। अरे कर्ण बहुत शक्तिशाली था, कृष्ण जी उसको इतना कमजोर कर दिए थे ना, कमजोर किया गया था उनको, जानबूझ के कमजोर किए गए थे वो, कि इसको ना कमजोर करेंगे तो इसको सबन को मुआ देही, क्योंकि वही एगो है जो खतरनाक है। क्यों कमजोर कैसे किए थे। युद्ध जाए गए थे वो ना शांति समझौता लेकर के, जब दुर्योधन बांधने लगा था उनको, तो उसमें दुर्योधन बहुत बदसुल्की किया था कृष्ण से। तो वहां पे एक प्रसंग आता है कि ये दुर्योधन के तरफ से माफी मांगने गए थे कृष्ण से कि हे भगवान आप मेरे मित्र की तरफ से माफ कर दीजिए, उसको थोड़ा सा मूर्ख जैसा है वो। तो ये बोले कि ठीक है माफ कर देंगे, आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ चलिए। रथ में कृष्ण जी बैठा के ले गए, रथ में बैठा के ले गए, तो रथ ये खुद चला रहा था। बोला कि एक के शर्त पे आपके साथ जाएंगे, जब रथ आपको हम चलाएंगे, सारथी हटाइए वहां से। सारथी हटा के कृष्ण जी का रथ ये खुद चला के ले गया। कृष्ण जी थोड़ा दूर जब गए तो बोले कि वो पिछवा से उतर के जाके सथवा बैठ गए, अब फिर बोले कि चलिए थोड़ा टहलते हैं इधर उधर। जाके पूछे कि आपको पता है कर्ण कि आपके माँ बाप कौन है। अब देखो ये खोद रहे हैं के, यही जे कमजोर किए थे सबसे ज्यादा उनको। पता है आपको माँ कौन है, तो ना, तो बताए कुंती माँ है आपकी, और जिसके पक्ष में आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसके विरोध में वो भाई है सब आपका। आप 6 गो भाई हो, 5 गो ओने हैं, एगो आप हो, चलो उस तरफ। तब ये और कमजोर बाप सोचो अपने भाई को कैसे मारेगा। पहले तो दुश्मन समझ रहा था, यहाँ पे कमजोर किया गया था। तब वहां पे एगो वचन दिया था कि देखिए एगो उपाय बता रहे हैं, हम सबन के मुआएंगे नहीं, खाली हम युद्ध करेंगे। अब किससे मारेंगे तो खाली अर्जुन को मारेंगे, बाकी किसी को नहीं मारेंगे। नहीं तो चाहता ना कुलीन काट देता, अकेले इतना शक्तिशाली था। एक बार छोड़ा भी है, एक बार ऐसा युद्ध हुआ था कि कुल जना पकड़ा गिरहन जा, लेकिन सब जना के छोड़ दिलस। केवल किसका युद्ध था, अर्जुन का। तो वही रश्मि रथी लिखी उन्होंने कि बहुत वीर था वो। नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि, इनका ये सब काव्य कृतियां में लिखे। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये काव्य कृतियां हैं सब, पहला वाला जो बोले थे। अब ये जो है गद्य कृतियां हैं। क्या क्या, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। कुछ दिन में हम किताब अवेलेबल करा देंगे सब यहाँ पे, ये सब जितना भी किताब इस समय है ना, ठीक ठीक जो लगेगा हमको सब अवेलेबल करा देंगे। जब आप लोग पढ़ ओढ़ लीजिएगा, नौकरी उकरी लग जाएगा, तो कोई पढ़ने का मन होगा तो आ जाना ना। 350 रुपये फीस है, वीडियो पढ़ सकते। अच्छा एक दिन पढ़ने का तोरे ना मतलब, अच्छा ठीक है फ्री में पढ़ लेना। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। राज्यसभा के सांसद समझा देते हैं। अब देखो 2 गो सभा होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा।
लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, थोड़ा देर में समझा देंगे। इसे पॉलिटिक्स पढ़ाते तो बढ़िया से समझाते। वहां पे लोकसभा में क्या होता है, जैसे कि यहाँ बनारस ले जीते हैं मोदी जी, मोदी जी जीते हैं बनारस ले। लोकसभा के ये सांसद नहीं है, ये क्या बोल रहे थे हम, निर्वाचित अध्यक्ष हैं ये, मतलब ये, अरे लोकसभा में जो जीतता है ना, क्या नाम होता है उसका, नमो भुला गए हम, अच्छा बता देंगे हम। ये राज्यसभा के क्या रहे, सांसद। सांसद जो होता है ना, राज्यसभा में जो आता है, इनको मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब समझ लो, ये जैसे गोपाल नारायण थे यहाँ के, ये सांसद थे, तो ये राज्यसभा के सांसद है। ये दो प्रकार से बनता है, एक पब्लिसिटी के बल पर और दूसरा पैसा के बल पे। पैसा अगर दे देंगे उस पार्टी को तो हमको भी बना देगा, उतना नोट देना पड़ेगा। मनोनीत होता है, मनोनीत मतलब समझ में आया, अपने से दिया जाता है कि इसको बना देते हैं, उसको बना देते हैं, उसको बना देते हैं। बात समझ में आया, राज्यसभा में अपने से बनाया जाता है, उसका कोई चुनाव वुनाव होता नहीं है, उसमें पब्लिक नहीं जानती है के बन जाएगा, किसी को भी बना देगा, ये सब नोट के दम पे बनता है। तो ये राज्यसभा के क्या रहे, सांसद रहे। ये बढ़िया थे तब बने थे, ऐसा नहीं है, ये पैसा थोड़ा ना दिए होंगे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ये भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत इन्होंने 30 दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अन्य काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद में कवियों में उनकी उपलब्धियां और अधिक उत्कृष्ट हैं। भारतीय पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत और गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन के वैश्विक परिक्षेप्य बोध है, और उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक एवं राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। यह कविता जनतंत्र का जन्म, यानी कि जब भारत आजाद हो रहा था और भारत में परतंत्रता हटा करके लोकतंत्र आ रहा था, तब यह कविता लिखे। जनतंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे भारत में भी लोकतंत्र है। अभी राहुल गांधी अधिकार यात्रा लेके चले हैं, वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। हम लोगों के पास एक ही अधिकार है, बस क्या अधिकार है, वोट देना। हम लोगों के पास एक ही अधिकार है, बस क्या अधिकार है, वोट देना। खैर राहुल गांधी की बात उतना नहीं लिया जाता है, अभी नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं लेता है ज्यादा सीरियस, क्योंकि पहले ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम में गड़बड़ है, अब सीधे वोटर में दे दिए कि ये गड़बड़ है। हम लोग एक तरह से राजा हैं। बोलोगे कहाँ है, भिखारियों से खराब स्थिति है। चुनाव आने दो, चुनाव में 5 साल के बाद ये लोग देखो ना, अभी बिहार में ऐसा लग रहा है कि नेताओं का छावनी बना हुआ है। अभी बिहार में वो आया है तमिलनाडु का सीएम स्टॉलिन, ये जानते हो क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि बिहारी का जो डीएनए है वो तमिलनाडु वाला के डीएनए से भी गंदा डीएनए है। ये लोग के खून में गंदा बहता है ससुरन में। सब गाली दे रहा था, गाली। वो आया है बिहार में वोट मांगने कि हमारे पार्टी कांग्रेस को वोट दीजिए। वही में पूरा विरोध हो रहा है कि तू क्या करने है रे, तू तो गाली दे रहा था, आज तो वोट की जरूरत पड़ गया ये बिहारी का उसमें। तो अभी छावनी बना हुआ है। क्यों छावनी बना हुआ है, क्योंकि अभी लोकतंत्र होने वाला है ना, अभी यहाँ पे चुनाव होने वाला है, अभी सब कोई आ रहा है, सब कोई कहेगा अरे सर आप ही तो महान हैं, आप ही को तो देख रहे थे। तो ये अधिकार दिया गया है, इसी अधिकार के बारे में इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
इसमें कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र में क्या होता है, अरे एक बार में समझ लो, सबसे खतरनाक चीज होती है जनता। ये जनता के बारे में कोई ढंग से नहीं जानता। मोदी जी पहला बार आए, जबरदस्त वोट से जीते। दूसरा बार आए, ओखरों से जबरदस्त जीते। तीसरा में 240 पे लाके लटका दिया, न घर के रह गए न घाट के। फिर उनको दूसरा का समर्थन लेना पड़ा। हुआ ना ऐसा? ये जनता है, सिर पे भी बैठाती है तो लात भी मारती है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी को कितना सीट आता था? 403 सीट 543 में से। छुट्टी देना है, चले जाओ जी। 400 सीट तीन कितना में से? 543 में से। वही कांग्रेस को एक बार पता है सीट कितना आया था? 44 को। कहां 403 और कहां 44। वही जनता है कि एक बार इतना सीट दे दी कि पागल हो गया सब कि इतना कैसे आ गया। एक बार ऐसा दिया कि कहीं क्या नहीं छोड़ा। वो तो पहला बार इनका सीट 99 को आ गया। पहला बार इन्हें राहुल गांधी के राज में 99 पे पहुंच गई। तो ये जनता है, ये जानती है कि कितना किसको देना है। एक समय ऐसा था कि नीतीश कुमार को सीट अकेले बहुमत से सरकार बना देते थे। अब 3-3 4 को मिला के सरकार बनता है। तो ये जनता है, बहुत सोच समझ के करता है काम। तो वही कह रहे हैं कि अब इनको वैल्यू समझ में आ गया। अब देखो बताते हैं, पहले के तुलना में और आज के तुलना में अंतर क्या हो गया है। आज वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है? वोट देने आदमी ज्यादा लोग जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि उसको वोट का वैल्यू पता है कि हमारा एक वोट क्या करेगा, कोनो ठीक है नहीं है। सदियों की जो मूर्ख लोग थे वो सब समझदार हो गए। अब मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग खुश रह रहे हैं। क्या आने दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो कह रहे हैं कि अब राजतंत्र नहीं चलेगा, अब लोकतंत्र चलेगा। जनता ही अपना शासन करेगी। अब जनता के बारे में कह रहे हैं। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति। जनता को उन्होंने मिट्टी का मूर्ति कहा है। जाड़े पास पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न मुंह दुखोल दर्द कहने वाली। अरे ये वही जनता है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति है। जाड़े पाले की कसक सदा, हमेशा तुम्हारा दुख तुम्हारा दर्द सहते रही है। हाँ जनता, हाँ जनता, हाँ लंबी लंबी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस जनमत का क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। कोई भी बनता है, बड़ा बड़ा वादा करता है, आते हैं बोलते भाई मानो हमको जिताइए, हम आपके रोड में ढलैया करवा देंगे। हैं? पता चला कि चुनाव बीत गया और नेताजी कहाँ चले गए, कोनो ठीक नहीं है। एगो बनाया था, हम देखे थे वीडियो उसमें, तो उसमें लिखा था कि एगो पूछा रिपोर्टर कि नेताजी आप तो अपना जाति वालों का बड़ा भलाई करते होंगे, आपका जाति वाला सब आपको वोट देता है। कहता कि चांदा मामा दूर की कहानी सुन ले बड़े, हम अपना जात से उतने दूर रही ना जितना चांदा मामा हमरा से दूर बढ़न। बात समझ में आया? बस खाली नहीं तो वोट चाहिए हमरा, बाकी कोनो मतलब नहीं के। तो वही कह रहे हाँ जनता वही जीव की बड़ी कसम, वही कसम, जनता सचमुच ही वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस जनमत का क्या है प्रश्न गुड़ इस पर कहती क्या रह है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार लो सजा लो दोनों में, या कोई दूध मही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। जनता को फूल के समान समझता है। फूल को आप
100 पे चढ़ा दो, उस फूल को आप भगवान पे चढ़ा दो, बेचारा फूल कुछ नहीं बोलता है। वैसे ही जनता के बारे में कह रहे हैं ये कि जनता को कुछ ये लोग समझता ही नहीं है, इसको बस दूधमोही बच्चा समझता है। एक छोटा सा बच्चा जो केवल दूध पीता हो, उसको तुम कुछ दे दो, कटोरी गिलास कुछ, खेलने लगता है, पटकने लगता है उठा उठा के, उसको पता नहीं क्या है। यहां तक कि उसको तुम कुछ भी दे दो खेलने लगेगा। वैसे ही जनता है, कुछ थोड़ा सा भी काम कर दो बस, अरे नेताजी कितना अच्छा काम किए। हमारे गांव में को मुखिया थे, जीते तो 5 साल कुछ नहीं किए, 5 साल के लास्ट में क्या किए कि हर गांव में सोलर प्लेट लगवा दिए। ठीक, अगला साल जीत गए। काहे कि रात के जब आदमी निकलता था तो अंजोर लगता था, अंजोर लगता था तो उनका याद आता था, जीत गए। फिर 5 साल कुछ नहीं किए, जब अंतिम 5वां साल आया तो सबके गांव में ढलैया करवा दिए, फिर जीत गए। क्योंकि आदमी निकलता था तो ढलैया लगता था, के करवैले है मुखिया जी, वोट दो। अगला साल जीते तो अब का किए, तीसरा साल में वो तीसरा साल जान गए थे कि समझ गया है अब जनता ही, ये अगला बार जनता हमको कुछ करेगा उरेगा नहीं। तो अगला बार क्या किए वो कि घर बनवाए बहुत बढ़िया, अपना घर, गाड़ी लिए अपने लिए, और अगला बार खड़े नहीं हुए। जानते थे कि वोट ना देगा, लूट लिए जितना लूटना है। हाँ हाँ, वो आए थे 10 साल के लिए, बस सबका बिजनेस करके निकल लिए, हो गया काम। क्या समझ रहे हो, दूधमोही बच्चा की तरह ही करता है जनता। लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं जब जनता को पाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अब कह रहे हैं कि जब भूमि डोलने लगता है, बवंडर उठ जाता है, और जब जनता खिसिया जाती है तो 403 से 44 पर लाके पटकती है के हली, बुझा रहा है ना। और दो राह समय के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता को रोके समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कतनो बढ़िया नेता हैं, काम अगर नहीं कीजिएगा ऐसा उखाड़ के फेंकेगा जनता कि दोबारा आने के लिए आपको रोड रोड पर चक्कर खाना पड़ेगा। देख रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी का हाल, वही हाल है कि कतनो बढ़िया थे, अभी रोड पे दौड़िए ना रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तो ये यात्रा तो वो यात्रा, दौड़ते रहिए, मनाइए जनता को कि देखो सन मान जा सन, हम ही पहले रहे ठीक ठाक, हमनिए का पार्टी ठीक रहे, वही ना मना रहे हैं वो। तो वही करेगा, हुंकार से उखाड़ के फेंक दिया सफा एकदम, गया हटने से। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। अभी एक और बात बताते हैं, राजनीति से देखो, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, न ही विरोधी हैं, हम बस समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। लालू यादव का सरकार था नहीं जा, जनता उखाड़ के फेंका, ऐसा कि 20 साल से पार्टी में नहीं आ पाए, फेंका कि नहीं फेंका। अब देखो इस साल का होता है, फिर चुनाव है, 2-3 महीने बाद पता चल जाएगा कि तेजस्वी आते हैं कि फिर से नीतीश कुमार बैठ जाते हैं। नीतीश कुमार लगता है कि कुर्सी पे मरेंगे अब। नहीं समझ में आया, नीतीश कुमार नहीं है, उनको कुर्सी कुमार कहता है अब, कुर्सी कुमार, वो कुर्सी के लिए जन्मे हुआ है उसका, 4 साल से बैठा है, ये 5वां टर्म है। अभी वो वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए कभी भी माइक उनको पकड़ाया जाता है तो एक के बात कहते हैं 2005 से पहले कुछ था जी। अब देख लेना उनको कौनों भाषण में ये लोग कुछ किया था। अरे भैया 20 साल से आप हैं, अब आप अपना बताइए। अभी आप लालू यादव के नाम ले रहे हैं, 2005 से पहले कुछ था जी, ये लोग कुछ किया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लोग जब बड़े हो जाओगे, नीतीश कुमार यह बतिया बोलोगे तो हम बोलोगे, तुम लोग क्या बोलोगे, बोलोगे कि 2000, आज जैसे बोलेंगे कि 2005 से पहले कुछ था जी, तो बोलोगे कि हम नहीं थे। अरे हमारा जन्म में नहीं हुआ था उस समय, हम का जानकारी क्या रहे,
तू बतावत तू का अकेले बड़ा होगा कि नहीं होगा जी? यही से तो इनका हालत खराब हुआ है। हाँ, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राबाद का अंधकार। चलो छोड़ो, हम लोग पढ़ेंगे अपना। हाँ, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राबाद का अंधकार, बीता गवा छच्छर के अंबर दहक जाते हैं, यह कोई नहीं जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्त उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अरे उत्तर प्रदेश का जितना आबादी है ना उतना कोई को देश है। हम लोगों का सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व में। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अरे अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। वो कह रहे हैं कि आज जो राज तिलक होने वाला है वो राजा का नहीं होने वाला है, प्रजा का होने वाला है। सबके सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राज प्रसाद तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। वो अब कह रहे हैं कि आरती लेके कहाँ ढूंढ रहा है? अरे देवता इन्हें तुमको मंदिर में मिलेंगे जी। कहीं गिट्टी तोड़ रहे होंगे, कहीं खेतों में काम कर रहे होंगे, वो देवता हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से सिंगार सजाती है। दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। करे कि अब तलवार उलवार ये सब राजदंड नहीं बनेगा, कुदाल और फावड़ा ये सब बनेगा राजदंड। और सोना का मुकुट नहीं पहना जाएगा, मिट्टी का तिलक लगाया जाएगा, वही से सिंगार बनेगा। और सुनो समय का घर घर नाद, अब लोकतंत्र आने वाला है, अब राजतंत्र क्या होने वाला है? जाने वाला है। पूरा पाठ का अगर सारांश देखा जाएगा, क्या कहना चाहते हैं कवि इसमें? कवि कहना चाहते हैं कि जो राजतंत्र किसको कहा जाता है? जैसे एक राजा हो गया बिना मर्जी का बैठ गया। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, रामायण में 4 भाई थे, चारों में से राजा किसको जनता बनाना चाहती थी? राम को। किसको जनता बनाना चाहती थी? राम को। लेकिन कैकेयी ने षड्यंत्र रच के राजा किसको घोषित करवा दिया? भरत को। तो यही है राजतंत्र। इसमें कोई किसी को चाह नहीं रहा है कि बन जाए, अपने से बन गया। लोकतंत्र क्या है? जनता से पूछना पड़ता है 5 साल पे कि दोबारा हमको बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। अपने से कोई जाके नहीं बैठता है। तो उसी को कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र स्थापित होने वाला है। अब सारा जो कष्ट है लगभग अब जनता के बारे में सोचना होगा। सपोज दैट आपको मान लीजिए गांव का मुखिया बना दिया गया, आप गांव में कुछ नहीं किए, तो सब जनता क्या कहेगा कि ठीक बा, कितना दिन मनमानी करबो? 5 साल। 5 साल बाद तब तो फिर हमार मनमानी चालू हुई। जनता यही ना कहेगी। ऐसा ना कि जनता जाके मुखिया जी के द्वार पर लाठी डंडा लेकर पहुंच जाएगी कि तू काम करो। अरे नहीं कहती है, छोड़ देती है, जो मर्जी तो करो तू। अभी वो तो बाद में तारा का बताई हम, होता है नहीं था। तो उसी को कह रहा है कि जनता जो है वो सिंहासन पर क्या होने वाला है? आरूढ़ होने वाला है। वही आज्ञा देगा कि किसको राजा बनाना है, किसको प्रजा बनाना है। बात समझ में आ जाएगा? पाठ का प्रश्न देखिए इसका। कवि के दृष्टि में रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। कवि के दृष्टि में समय का रथ का घर घर नाद भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनता के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है और जनतंत्र का जन्म हो गया है। अर्थात राजतंत्र का जमाना खत्म हो गया। अब राज सिंहासन पर प्रजा विराजमान होने जा रही है। समय की पुकार, क्रांति का शंखनाद ही रथ का घर घर नाद है। रथ का घर घर नाद क्या है? राजतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र चालू हो रहा है, जनता ही सिंहासन पर विराजमान होने जा रही है। इसी को कहा गया है समय के रथ का घर घर
नाथ। कवि जनता के स्वप्न किस तरह से खींचता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जब भारत का संविधान लिखा जाने लगा तो संविधान निर्माता बाबा साहब जो थे वो बहुत कुछ सोच समझ के सब आर्टिकल उसमें डाले कि क्या क्या इसमें डालना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए। उसमें जो सबसे खतरनाक चीज डाले लोकतंत्र में, सत्ता। एक तरह से कहा जाता है, देखो एक बात बताते हैं, चाहे लालू यादव जीते हैं चाहे नीतीश जीते हैं, इसमें गलती लालू का नहीं है और नीतीश का नहीं है, गलती किसका है? वोट के दिया है, जनता दिया है। अब बोलोगे कि हम तो ना दिल रही तो वो जीत गिलन, परसेंटेज की बात है ना। आप 10 गो आदमी वोट मारने वाला था, उसमें से 6 गो चाहता है कि लालू यादव बन जाए, तो 6 गो को सुना जाएगा, 4 गो का नहीं सुना जाएगा। तो वही बात है, जनता के स्वप्न किस तरह से खींचता है। अब देखो, अब यहां पे जनता इनसे कुछ आशा रख के चलता है। कभी जनता के अजय स्वप्न का खींचता है जिसमें जनतंत्र के उदय का जय घोष है। कवि का कहना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना होगी तो शासन जनता में निहित हो जाएगी। भले ये लोग शासन कर रहा है लेकिन जनता से डरता जरूर है। डर तो लगता ही, देखे होंगे कभी भी कोई पार्टी जो होता है कुछ उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलता है किसी को, वो जानता है कि वोट ना देगा फिर हमको, ना समझ में आया, वोट ना देगा हमको उस समय। तो जनता में उनको डर है, कतनो कुछ बड़ा है लेकिन उनको डर है कि अरे वो लोग को बुलाइए ना, लगभग जो भी अगर देखता है कि जहां भीड़ लगा है वहां पहुंचता ही पहुंचता है, क्योंकि ना पहुंचेगा तो फिर दोबारा आई तो वोटों ना पहुंची। जनता अपना शासन स्वयं करेगी। एक तरह से हम लोग खुद चुन लिए। जनतंत्र में जनमत आधारित होता है और इस पद्धति में हर व्यक्ति को शासन में साझेदारी होती है। अतः जनतांत्रिक पद्धति में सत्ता की असली शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। जनतंत्र के दृष्टि जन्म कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहां मिलेंगे? तो लास्ट में बोलते हैं ना कि आरती लिए कहां ढूंढता है मूर्ख? मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं गट्टी तोड़ रहे हैं, मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। तो कवि के दृष्टि में आज के देवता श्रमिक और किसान हैं। इन्हीं के प्रयास से देश का आर्थिक विकास होता है। नेता, अधिकारी या पदाधिकारी इन्हीं के मेहनत पर निर्भर रहते हैं। ये देवता सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में तथा कारखानों में काम करते हुए मिलेंगे। कोई भी कभी इस बात से कहना चाहते हैं कि कोई भी अमीर इसलिए है क्योंकि गरीब गरीब है, कोई भी अमीर इसलिए है क्योंकि गरीब क्या है? गरीब है। उसको मजबूरी है काम करना, वो काम कर रहा है तभी आप अमीर हैं। जिस दिन काम करना बंद हो जाए तो फिर आप भी किस लाइन में चले जाइएगा? उसी लाइन में चले जाइएगा। पता चलेगा कि ईंटा ढो रहे हैं, नली साफ कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपका काम करना गरीबों ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो उसी को देवता कहते हैं। किसको कहते हैं? देवता कहते हैं। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय जनता की दयनीय दशा का वर्णन करता है। कवि ने इन्हें मिट्टी की अबोध मूर्ति कहा है। ये लोग अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक यातनाओं से सहते हुए मौन रहते हैं। ये अपनी पीड़ा किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते। उनका जीवन नरकीय था। वे शोषित, पीड़ित तथा उपेक्षित थे। इनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मन की पीड़ा मुंह खोल करके प्रकट कर सके। कवि जो जनता को बोलता है वो बोलता है कि बिल्कुल दुधमुही बच्चा की तरह है। ये आप देखे होंगे मूर्ति जो होता है मिट्टी की अबोध मूर्ति कहता है। हम कल समझा रहे थे कि आप मूर्ति लाइए, उसके सामने डीजे बजाइए, कुछ कीजिए, वो बोलता नहीं है। कभी होता है मना कर रहा है शांत रहो शांत रहो, तुम्हारे सामने कुछ किया जाए तुम बोलोगे शांत रहो शांत रहो। तो वो जनता को भी ऐसे ही बोला जाता है। जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं, रोड बनाता है जब ठेकेदार, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस पर ध्यान देने जाते हैं।
पूछता भी नहीं है कि कौन कितना डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं। बिहार में इतना पुल ढह गया, बैक टू बैक पुल गिरा एकदम। पुल कहता था कि तू चल भाई हम पीछे से आएंगे, ऐसे पुल गिरा है। क्यों गिरा है? सब जनता का पैसा था, वो खा गया ना सब। सीमेंट डालना था 10 बोरा, डाला कितना है? 5 बोरा। 5 बोरा खा गया, सीमेंट में खा गया। ओकर पाचन शक्ति बड़ा तेज था, और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं के अनका निकलता था, सल्फ्यूरिक अम्ल निकलता था। सीमेंट को भी गला दिया ना। बालू डालना था 3 टेलर, डाला 1.5 टेलर, खा गया। उसको कौन सा अम्ल से गलाया? नाइट्रिक अम्ल। और फिर बाद में एसिटिक अम्ल अचार खा के डकार ले लिया ना। आपके गांव में गली वली बना है कभी आपके रहते हुए में? कौन पूछने गए हैं कि ये भैया कोई के मसाला बनता? कोई नहीं। यही तो है अबोध मूर्ति। हाँ, खाली देखत रही जा। ही कह रहा है खाली देखत रही जा, निक लागत रहे देखे में ना, हो निक लागत रहे। ई ना पूछे के हिम्मत रहे कि मसाला कब एक के बन रहा है। 5 गो बालू में कौ गो सीमेंट डाल रहे हैं, 3 गो बालू में कौ गो सीमेंट डाल रहे हैं, पूछना चाहिए था। इसी को अबोध मूर्ति कहा जाता है। जनता छोड़ देती है कि जाओ जौन मन करना है करो, तो इसी को क्या कहे हैं ये इन्होंने? अबोध मूर्ति। जो सब सह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में वर्णन करें। कविता का मूल भाव जनतंत्र की स्थापना है। कवि इस शासन पद्धति के माध्यम से शोषक और शोषित के भेद को क्या करना चाहता है? मिटाना चाहता है। क्योंकि लोकतंत्र के इस व्यवस्था में शासन करने की शक्ति जनता के हाथ में आ जाती है। फलतः सत्ता की मनमानी बंद हो जाती है। इसमें संविधान द्वारा कुछ शक्तियां जनता को प्रदान की जाती है। इन शक्तियों का उपयोग कर जनता समान रूप से करती है। तात्पर्य यह है कि जनता स्वयं ही सिंहासन पर आरूढ़ होती है और समान रूप में सबको कमाने, जीवन जीने, अपनी समस्या प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। ऊंच नीच, शोषित शोषक, गरीब अमीर, सबकी शासन में क्या होती है? भागीदारी होती है। लोकतंत्र एक ऐसा पर्व है जिसमें कोई गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता है। सब कोई वोट देने जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को देने जाए। तो उसमें ये मूल भाव यही कह रहे हैं कि यही तो लोकतंत्र है, यही तो असली शक्ति है कि सब शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। देखो, शोषण करने वाले लोगों का कहना है कि जनता दूध फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, क्योंकि उसे खुद एहसास नहीं है और चाहो अपने हित के लिए, अपने सजावट के लिए उपयोग कर लो, अथवा दूधमुही बच्चे की तरह साधारण खिलौने से बहलाई जा सकती है। लेकिन कभी इसका विरोध करता है कि जब जनता क्रोधित होती है, भूकंप उठ जाता है, बवंडर पैदा होता है, उसके हुंकार से महल हिल जाते हैं, सांसों के वेग से राज का ताज हवा में उड़ जाता है, समय भी जनता का उस समय का राह नहीं रोकता और जनता जिधर चाहे समय को उधर ही मुड़ जाता है। कहना चाहते हैं कवि कि जो नेता लोग हैं बिल्कुल दूधमुही समझते हैं जनता को, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जनता को अपने शक्ति का एहसास होता है तो जो सत्ता था, जो शक्ति था, सब कुछ उड़ा देती है और समय भी रोकता नहीं है उनको। समय में भी इतना ताकत नहीं कि उनको रोक सके और जिधर मर्जी उधर वो सभी शक्तियों को क्या कर देती है? मोड़ देती है। जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। उत्तर छायावाद के प्रखर कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई
और भारत में जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने वाली है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ में कह रहे हैं कवि कि इसके कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, और यह कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। जो देशी विदेशी पराधीनता था, अंग्रेज के गुलाम था ना भारतीय, उससे दूर होकर अब जनतंत्र आया है। राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नया भारत का शिलान्यास करता है। नया भारत मतलब कि एक नया भारत बता रहा है कि अब यहाँ से एक नया भारत निकलेगा, और जिसमें जनता ही स्वयं कहाँ ही विराजमान होगी, सिंहासन पर। खुद जनता ही अब अपना क्या करेंगी, शासन करेंगी, अपना विराजमान हो जाएंगी। अगला प्रश्न में है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? देवता वे कहलाते हैं जो कुछ नहीं करते, उनके भोग प्रबंधन दूसरे लोग करते हैं। राजा भी इसी कोटि में गिने जाते रहते हैं, किंतु आज जमाना बदल गया है। पहले का देवता में उसको कहा जाता था जो कुछ नहीं करता है, उनके भोग राग का प्रबंधन कौन करता है, कोई दूसरा कोई करता है। लेकिन आज बात ये क्या हो गया है, बदल गया है। बात क्या हो गया है, ये आज के देवता राजा नहीं, अब तो जनतंत्र का जमाना है। जनतंत्र में जनता ही राजा है। जनता सूत्र का संचालन उनके चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसीलिए कवि ने जनता को आज का देवता कहा है। चूंकि जनता महलों, राजप्रसादों और राजभवनों में नहीं बल्कि खेतों, खलिहानों और झोपड़ियों में रहती हैं, इसीलिए कवि उन्हें खेतों, खलिहानों में, सड़कों पर ढूंढने की बात करता है। आज के देवता जनता को माना जाता है, राजा को नहीं। इसीलिए ये जनता सड़कों पर मिलेंगे, खेतों में मिलेंगे, खलिहानों में मिलेंगे। इसीलिए देवता खोजने की बात कवि कहाँ करता है, खेतों और खलिहानों में करता है। कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है? कवि ने जनता को दूधमुही इसलिए कहा है क्योंकि उसे खुद एहसास नहीं, और शोषण करने वाले जब चाहें उन्हें अपने हितों के लिए, अपने सजावट के लिए उपयोग कर लेते हैं। जनता तो दूधमुही बच्चे की तरह जंतर मंतर के खिलौनों से बहलाई जा सकती है। जनता को कवि ने दूधमुही कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये नेता लोग जनता को कुछ समझता ही नहीं है, ये कीड़ा मकोड़ा की तरह समझता है। जानता है कि बस इसको वोट देने के लिए यूज किया जाएगा, बाकी किसी काम के ये लोग नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जनता को क्या कहा है, दूधमुही कहा है। अब आता है कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो इसका पहले हमें भूमिका बनाना होगा। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता जनतंत्र के जन्म से ली गई है। इसमें कवि ने जनता की शक्ति और महत्व के बारे में बताया है। कवि कहता है कि सदियों की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ है। देश स्वतंत्र होते ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता के हाथ में आ जाती है। इस व्यवस्था से हर वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है। जनता अपने मतानुसार प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार के शासन का कार्य संचालन करते हैं। तात्पर्य यह है कि शासन जनमत आधारित होने के कारण जनता की इच्छा पर निर्भर होती है। वो कह रहे हैं ना कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। बहुत सारा ये जो पुराना परतंत्र था वो खत्म हो गया, अब नया तंत्र चालू हुआ। और इसी को कह रहे हैं कि जो पुराना जो तंत्र था, जो पुराना राज करने का रूल चला रहा था, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जनता ही चुनाव करके किसी को भेजेगी
यानी कि सब राज किसका चलाया? जनता का चलाया। और ये शासन किस आधार पर होने लगा? अब जनमत आधार पर होने लगा। जनता, नेता जनता के हाथों की कठपुतलियां बने रहते हैं। हम तुरंत बताएं अभी कि नेता कितना भी कर ले अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। वो अगर मनमानी कर लिया तो अगला बार उसके काम खत्म। वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जनता के खुश रहने से मिट्टी भी खुश रहती है, मानो उसने सोने की मुकुट पहन ली हो। अर्थात कवि का अभिप्राय यह है कि क्रांति हो चुकी है, सब जगह उल्लास का वातावरण है और जनता अपनी राजगद्दी संभालने के लिए क्या है? तैयार है। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता को रोके समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसमें क्या कह रहे हैं कवि? इसमें कहना चाहते हैं कि जनता जब हुंकार भरती है, जनता जब हुंकार भरती है तो महलों की नींव जो है, महल ही उखड़ जाते हैं। महल उखड़ने का मतलब ये नहीं कि घर ढहने लगता है। घर ढहेगा जी? अरे कुर्सी जाने का मतलब क्या कुर्सी उसके घर का कुल कुर्सी चला गया? अरे नहीं, सत्ता चला गया। सत्ता समझ में आता है ना? शासन चला गया। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। मतलब इसका क्या हुआ? इसे ना बोलता है आदमी कि हम जाए व बस सब कुछ देख के भाग जाइए, तो होता है ऐसा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ही खतरनाक आदमी हैं। मूर्ख लड़की। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। मतलब क्या है कि जनता जब खिसिया जाती है तो सत्ता ही उखाड़ के फेंक देती है। सत्ता उखाड़ के फेंकने का मतलब समझ में आ रहा है कि आपको कहीं से किसी लायक छोड़ती ही नहीं है। उसके एग्जाम्पल दिए हैं ना कि 403 से कहां पहुंच गया? 44 पर पहुंच गया। तो किसके हाथ में था? जनता के हाथ में। अच्छा, आज राहुल गांधी कहते चलते हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो उस समय वोट चोरी नहीं हुआ था? आपको पता है, अभी बता रहे हैं, बिहार ही में वोट चोरी छोड़ो ना, बूथ चोरी हो जाता था। बूथ चोरी मतलब जहां वोट मारा जाता है ना, वहां पे 10 गो आदमी डंडा लेके खड़ा हो गया, अरे वोट खोजी मरबे, जाते नहीं तीर छप मारे, गईले गोड़ तुर देव तो हम चाहिए मत उन्हें। वोटे नहीं मारने देता था विपक्षी को। तो जब विपक्षी को वोट में नहीं पड़ा तो एक को वोट पड़ेगा तो जीत ही ना जाएगा वो। ये हाल होता था। प्रस्तुत पंक्तियां आप लोग जिस जमाना के हो ना, उस जमाना में ढेर सारा सही हो गया। सही होने का मतलब समझ में आ रहा है? अब जैसे जो दुख था, अब एक बात बताओ, लाइट जाने का दुख हो चाहे लाइट आने का जो सुख हो, वो हम लोग झेले हैं, आप लोग नहीं झेले हो। अब जो आ रहा है बच्चा सब, वो जानबो करेगा कि लाइट आता भी है और जाता भी है। बैटरी लगा है ना, उसको पता नहीं कि पंखा को बंद हुआ है। तो अब बताओ, वो जो सुख दुख था वो हम लोग झेले हैं कि लाइट जाता था, आता था तो गली गली में शोर होता था, बच्चे निकल के नाचने लगते थे कि लाइट आया है। जब लाइट जाता था तो आनंद आनंद। खाना खाते वक्त जैसे ही मुंह में कवर डाले वैसे ही लाइट गया। पानी प्यास लागल बा, तीता लागल बा, कस के पानी के गिलास जैसे ही उठाने गए लाइट कट गया। गिलास हेजा रहे, हेजा हाथ मारा तनी कहां बारे कहां बा, तनिए पता चल घर से गिर गई। मुर्गा खात रही, मुर्गा में पानी गिर गई, रासा पानी बन के बहे लगल, मीट में के सब रासा धोआ गई, अब में नीमक छीट के खाए के पड़ल। लाइट कटता था, लोग लाइन से बैठे हुए रहते थे, दूसरे के प्लेट में जब ज्यादा मुर्गा मछली रहता आदमी निकाल के खा जाता था। वो आनंद कहाँ आएगा अब?
अंधेरे में ही हो सकता है ना, वो सामने तो खिसिया जाएगा। वो जैसे ही लाइट बारह गया, ललटेन उल्टेन, अरे 4 गो रहे 3 गो हो गए, नहीं अंधेरे में कुल खा गए, हॉटी तक चबा के खा गए। तो ये खुशी जो होगा, ये जो उस समय देखा होगा वही ना जान पाएगा जी। अभी आप लोग को कह रहे हैं तो सोचो कितना अच्छा लग रहा है, होता होगा तो कितना वो समय। अरे सुनो, जब जब एक जगह टीवी चलता था और लोग भीड़ लगा के बैठते थे, और वहां बोड़ा बिछा बिछा के सब कोई बैठता था, वहां बोड़ा के डोरी को किसी के कुर्ता में बांध दिया जाता था। वो जब उठता था तो बोड़ा साथे साथे जाता था। उसमें एक एक दो दो लोग का कुर्ता बांध दिया जाता था उसमें, बैठले बैठल। वो जैसे ही उठते थे तो खींचने, अरे ये क्या हो गया, कोनो बांध ले बड़ा सन। अब बताओ ये सब खुशी कहाँ आएगा, ये सब मिलेगा जी? अब कहूँ कहीं ऐसा होता ही नहीं है, कोई टीवी देखने जाता ही नहीं है। पहले के बच्चे, वो छोटे बच्चों का काम होता था कि गांव में रामायण चालू हो गया, शायद तू लोग का नहीं किया होगा, किया तू लोग? गांव में रामायण चालू हो गया, छोटका लड़का का काम था कि बोड़ा बिछा दी है ले जाके सही जगह पे, और वो जब जगह लूटले रही है, ओकरा खातिर का होता था ओकरा खातिर का होता था कि ओकरा के पहले खिला पिला के रेडी किया जाता था कि देख तू खा पी के टंच रह। हो जाके देखो तो ये कोई बोड़ा बिछाई, तू हो जाके बिछा दी है। अब बोड़ा बिछा के जब पसार के बैठा रही है चारों ओरे, हमने के आवल जी तो बैठल जाइए, ऐसे किया है कौन? नहीं किया होगा, क्योंकि तुम लोग के टाइम तक तो इंटरनेट आ गया ना, जियो फ्री हो गया था उस समय। कभी क्या कहना था, सुन लो अब, सुन लो अब, सुन लो, ठीक है, हो गया, ठीक है, किए हो तू लोग 80 वर्ष के बुढ़े हो, चलो चुप रहो अब। कभी क्या कहना है कि किसी भी देश की जनता क्या होती है? सर्वोपरि। जब जनता संगठित हो जाती है, अर्थात सारी जनता एक स्वर में क्या करने लगती है? आवाज उठाती है, तो महान से महान शासक का भी शासन खतरे में पड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि देश की सारी जनता एक स्वर में किसी शासक के विरुद्ध खड़ा हो जाती है, तो सिंहासन क्या हो जाता है? हिल जाता है। आपातकाल घोषित हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय लगाई थी। उस समय जनता खिसियाई थी इतना कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब चुनाव हार गया। तो उस समय जनता क्या हुआ था? बहुत खिसियाया था। उसी समय ये सब पार्टी बना था जनता दल के नाम से। शासक गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। समय की धारा उस ओर मुड़ती है जिस ओर जनता मुड़ती है। देशवासियों को इसी एकता के फलस्वरूप फिरंगियों को यहां से जाना पड़ा। ये फिरंगी जो था, अंग्रेजवा जो था, ये लोग को बाहर छोड़ के काहे जाना पड़ा? क्योंकि कोई इनका बत्तियां नहीं सुनता था। आप किसी ऑफिस में जाओ, कोई काम कराना है, कोई आपका बत्तियां ना सुने तो क्या करोगे? चुपचाप घरे आ जाओगे, कोनो सुनते नहीं कसन। पराधीनता के अंधकार को फाड़कर स्वतंत्रता की ज्योति जगमगाने लगी। कभी कहता है कि जनतांत्रिक पद्धति में सत्ता जनता में निहित होती है और इसमें प्रजा ही मुख्य होती है, राजा नहीं। अब आता है जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता का सारांश लिखें। जनतंत्र का जन्म कविता दिनकर जी द्वारा लिखित है, जो भारत के जनतंत्र का घोष से प्रेरित है। समय का रथ सिंहासन की ओर बढ़ता जा रहा है। वह सिंहासन पर विराजमान अधिनायक से कहता है कि अब तुम सिंहासन का मोह त्याग दो, अब इस पर केवल जनता का अधिकार है। उसी जनता का सिंहासन का अधिकार है जो युगों से पद दलित रही है, जिसने अपने शोषण के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाई है। वह जनता कोई दूधमुही बच्ची नहीं रही जिसे खिलौनों से बहलाया जा सके। जनता को पाकुल होकर जब भ्रिकुटी चढ़ाती है तो भूचाल आ जाता है। बड़े बड़े बवंडर उठने लगते हैं। उनके हुंकार से महलों की नींव उखाड़ फेंकने की ताकत है। उनके सांसों में ताज को हवा में उड़ा देने का बल है। जनता के राह को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। वह अपने साथ काल लिए चलती है, काल पर भी उसका शासन चलता है। सुनो, वह जनता युगों के शोषण से अंधकार को चीरती हुई बड़े लोगों के साथ सिंहासन की ओर चली आ रही है। संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र सिंहासन के पास है, जनतंत्र सिंहासन के पास है। उसका हृदय से अभिषेक करो,
अब तुम्हारा समय नहीं रहा, अब प्रजा का समय है। देवता मंदिरों, राजप्रसादों और तहखानों में निवास नहीं करते। वास्तविक देवता तो खेतों खलिहानों में हल चलाते हुए मिलेंगे, कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते फोड़ते मिलेंगे, फावड़े चलाते मिलेंगे। अब उन्हीं किसानों मजदूरों की बारी है, अब वे ही राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। सिंहासन खाली कर देने में तुम्हें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब सिंहासन खाली करने में तुम्हें कोई आनाकानी करनी नहीं चाहिए, अब तुम्हें सिंहासन को क्या कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज जो 6 है